ये लास्ट ईयर का पेपर है। आप लोग जैसे पूछते हो कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितना नहीं करना है, तो अभी सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। उससे आपको खुद समझ आ जाएगा कि जो क्वेश्चन बनता है वो हम बनाएंगे, नहीं बनता है नहीं बनाएंगे। उस टाइम बिल्कुल ये नहीं सोचते हैं कभी भी कि कितना बनाना है। और उसके बाद मैं फोकस ये करूंगा, आंसर पे फोकस नहीं करूंगा। आंसर तो आप लोगों को पता है, मॉडल आंसर आया हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं कि जैसे कि एनालिसिस कैसे करना है, कि ये क्वेश्चन आया था तो और क्या आ सकता है, तो उस पर फोकस करते हैं हम लोग। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हल षष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो आपको सबको पता ही है, घर में मनाते ही हैं पुत्र की दीर्घायु के लिए। लेकिन आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है कि हल षष्ठी त्योहार पूछा है, मतलब छत्तीसगढ़ के जितने त्योहार हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी हल षष्ठी पूछेगा, एक बार बहुरा चौथ इसी क्वेश्चन में पूछा हुआ है। हरेली क्यों मनाते हैं, आज जैसे छेरछेरा है, तो सबकी तिथि के इंपॉर्टेंट है कि कौन सी तिथि को मनाई जाती है, कौन सी माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है, कौन सा ये मनाया जाता है। पहला ये हो गया, आपको तिथि पूरा याद करना है, सर ने याद करवा ही दिया होगा, ठीक है। यह सेकंड होता है पर्पस, कि क्यों मनाया जाता है सारे त्योहार का, ठीक है। और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ भी स्पेशल चीज, जैसे कि इसमें ये व्यंजन बनाया जाता है, और ऐसी कुछ भी चीज त्योहार से रिलेटेड। मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन देख के आपको 4-5 चीज पता चल गई कि आपको ये चीजें पढ़ना है। तो मैडम ने लास्ट टाइम में आया था तो किसी ने पूछा भी था कि क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता है, तो क्वेश्चन इसका रिपीट नहीं होगा हल षष्ठी। कुछ नया क्वेश्चन पूछेगा, जैसे इस बार हल षष्ठी पूछा है, तो नेक्स्ट इस टाइम ये अगर पूछ दिया कि हरेली क्यों मनाया जाता है या हरेली कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ, तो ये नाचा वाला क्वेश्चन है। तो जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है कि नाचा, गम्मत और रहस, ये 4-5 चीजें होती है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है। प्री में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, इवन इंटरव्यू में पूछता है, मुझसे भी पूछा गया था। तो उससे रिलेटेड चीजें कि उसका पर्पस क्या है, कि जैसे नाचा होता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती है। राउत नाचा में जैसे कभी स्टेटमेंट बना के दे दिया कि इसमें इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, यह इस दिवस को मनाया जाता है, बिलासपुर में 1978 से मनाया जा रहा है, तो तब इसको करंट से कनेक्ट कर देगा कि इस बार ये संस्करण मनाया गया, ऐसा टाइप का। या फिर कई बार इसमें अवार्ड भी मिलता है, वो करंट अफेयर में आएगा, तो इसको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना देगा, तो ऐसा कर देगा। तो हड़बड़ाना नहीं है, सेम क्वेश्चन आएगा उसको स्टेटमेंट में बना देगा, तो थोड़ा आप लोग को टफ लगने लगता है, क्योंकि हम लोग को आदत है वन लाइनर फॉलो करने की। तो ये क्वेश्चन हो गया 1978। और इसमें आपको सारी चीजें मतलब देख लेना है, नाचा हो गया, गम्मत हो गया, रहस हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। छत्तीसगढ़ में देहरौरी व्यंजन कब बनाया जाता है। अब इससे ये देखिए कि 2 क्वेश्चन बनता है। जितने व्यंजन है छत्तीसगढ़ के, देहरौरी, अइसा, चाकोली, जो भी फरा, ठेठरी, खुरमी, जो भी है, तो पहला क्वेश्चन इससे ये बनेगा कि ये कैसे बनता है, चावल आटे का, गेहूं आटे का, बेसन का, तो ये चीजें आपको देख लेना है। फिर दूसरा होता है वो कौन से अवसर पे बनता है, तो वो सारी चीजें आपको याद कर लेना है। तो ऐसे ही आप बता रहा हूं, आप 2012 से लेके अभी तक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और सिर्फ सोच, मतलब बहुत सामान्य चीज है, मैं कोई विशेष नहीं बता रहा हूं। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ आंसर रटते रहते हैं। जैसे कि अगर ये राउत नाचा पूछा, हम लोग 1978 बस रटेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये नहीं करना, हम लोग को क्वेश्चन पर फोकस करना है कि ये क्वेश्चन आया था तो और क्या। तो इससे आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किस चीज पे फोकस करना है, कौन सी टॉपिक से हर बार पूछ रहे हैं और कौन सा कभी कभी पूछता है। उसके बाद आपको किसी से नहीं पूछना पड़ेगा कि क्या चीज पे ज्यादा फोकस करना है, क्या पे कम, वो आपको खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। देरौरी का, हाँ, ऊपर कर दीजिए। अब देखिए, जैसे जो जनरल स्टडीज में होता है, इसमें कंट्रोवर्सी यही होता है कि इसका दीपावली आंसर लिया इस बार। अब कई जगह पे ये होली में बनता है, कई जगह दीपावली में, कई जगह पे नवाखाई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे क्या आंसर हमेशा गलत होता है, क्योंकि मल्टीपल आंसर होते हैं। तो अब एक्सपर्ट के घर में जैसा बनता होगा उसने वैसा आंसर ले लिया, तो ऐसे क्वेश्चन में हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन गलत रहेंगे, तो इसका दीपावली आंसर लिया था, ठीक है। आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और नहीं भी छोड़ भी आपके ऊपर है। नवाखाई शायद पहली बार मॉडल आंसर में नवाखाई लिया था ये, उसके बाद अमेंड किया तो दीपावली लिया था। तो थोड़ा रिस्क है, आप लगा सकते हो, आपको जो चीजें सबसे ज्यादा सही लग रहा है उसको लगा लीजिए, ठीक है। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब ये देखिए 26 जनवरी का क्वेश्चन है, 2020 पेपर हुआ था 2021 में, मतलब 1 साल पहले तक का करंट अफेयर पूछता है, इससे ये पता चला, ठीक है। तो मतलब आप लोग ये देखिए कि जनवरी 2021 से लेके अभी तक के सारे करंट अफेयर आपको पढ़ना है। इसका आंसर ए लिया था, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन, निम्न पेय पदार्थों में से कौन सा जनजातीय पेय नहीं है।
तो इससे ये पता चल गया कि जनजातियों का पेय पूछता है, ठीक है। कोस्मा, हड़िया, ताड़ी आपने पढ़ा ही हुआ है, ढेरसा आपने नहीं पढ़ा हुआ है, सीधा ये लग गया। अब इससे ये दूसरा क्वेश्चन क्या कभी आ सकता है कि कोस्मा किसका होता है, हड़िया किसका होता है, ताड़ी किसका होता है, ये किससे बना होता है, ये भी क्वेश्चन कभी आ सकता है। और अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाना है तो उराव जनजाति से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, ऐसा या उसमें स्टेटमेंट दे दिया उन लोग यह त्योहार मनाते हैं, यह पेज पीते हैं, मतलब जो भी उनका पेय पदार्थ है वो ऐसे स्टेटमेंट वाइज दे देगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो सर ने आपको याद भी करवा दिया होगा, हम लोग को भी याद करवाया था। लेकिन इसमें आपको ये अच्छा रहता है कि मैच द फॉलोइंग में आपको सारे आंसर जानने की जरूरत भी नहीं है। जैसे मैं पंडरिया का हूं तो ममता चंद्राकर पंडरिया 1 का 3 सिर्फ ऑप्शन ए में सही है। अब सिर्फ एक एक भी आपको पता है तो उससे आपका आंसर लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, हड़बड़ाना नहीं है कि मुझे चारों नहीं पता है तो नहीं बनेगा। कोई भी एक आंसर पता है, 2 आंसर पता है, उससे बन जाता है। तो इसका ए आंसर, ठीक है। 7th, अब ये देखिए, इसको देख के कई लोग जैसे डर जाते हैं कि साथ साथ ऑप्शन दिया है, मतलब मुझे सबका एज वो ईयर पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए करके। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कालानुक्रम दिया हुआ है। तो हल्बा विद्रोह का जैसे कि आपको पता है 1773 लिखा हुआ है, बट 1774 है ये, ठीक है। अब बाकी सब इवेंट देखोगे तो एक इवेंट आपको पता चलेगा, रतनपुर की स्थापना 1050, ठीक है। तो ये सबसे पहले, बाकी तो इसके बाद ही होगा। अब 6th ऑप्शन देखिए, सिर्फ बी में ही फर्स्ट है। तो आप सिर्फ एक चीज जानते रहोगे और आपका सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, बाकी आपको जानने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बी आपका सही आंसर हो गया। अब लेकिन इससे ये चीज आपको पता चला कि छत्तीसगढ़ में ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितनी जनजाति विद्रोह है आपको उसका ईयर पता होना चाहिए। आप जैसे उसके बाद जनजाति विद्रोह का ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बाद, कि जनजाति विद्रोह का नाम दिया हुआ है और उसका ईयर दिया हुआ है, आप मैच द फॉलोइंग दे सकता है। या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बचता है, उसका कालानुक्रम में जमाव करके। और जरूरी नहीं है वो इतना ईजी हो, उसमें हो सकता है आपको सारी चीजें जाननी होगी तब आपका आंसर बनेगा। और उसके बाद क्या है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका आपको ईयर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसको आप देखेंगे पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मराठों का प्रथम काल कब था, फिर द्वितीय काल कब था, अंग्रेजों का पहला कब था, द्वितीय कब था। फिर उसमें पूरा सीक्वेंस में आपको जमाना है कि जैसे छत्तीसगढ़ में क्या राज बोलते हैं, जो 18 सूबेदार शासन, तो सूबेदार क्वेश्चन पूछता है कि कब से कब तक था। फिर उसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पहला कौन था, अंतिम कौन था, सबसे ज्यादा समय तक कौन था, सबसे कम समय तक था। ये मतलब फेवरेट क्वेश्चन रहता है। यही चीज आप देखोगे दूसरे में लागू हो जाएगा कि जो अधीक्षक वाला सिस्टम था, तो पहला अधीक्षक कौन था, लास्ट कौन था, ठीक। कमिश्नरी सिस्टम जब लागू हुआ तो पहला डेप्यूटी कमिश्नर कौन था, लास्ट कौन था, सबसे ज्यादा टाइम तक कौन था, सबसे कम कौन था। और वो ईयर, आपको ईयर भी याद करना है कि 1918 से था तो 18 से 18 में कौन था, फिर 18 से 25 तक कौन था, 25 से 28 कौन था, पूरा ईयर याद होना चाहिए इससे। और जैसे फर्स्ट डिप्यूटी कमिश्नर कौन था पहले पूछा हुआ है, इस बार क्या किया, सेम क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया, बदल दिया। 1855 में कौन था, ये क्वेश्चन पूछा है, आगे दिख जाएगा। तो ईयर मतलब इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री का। झंडा सत्याग्रह का ही पूछा ईयर, मतलब पूरा आपको ईयर एक एक तो ट्रेस होना चाहिए। सर ने उसी अकॉर्डिंग पढ़ाया होगा, ईयर याद करिए, ईयर के बाजू में 1918 में ये हुआ था, 1919 में ये हुआ, 21 में, 20 में ये हुआ, तो ईयर के अकॉर्डिंग पढ़िए, वो याद हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है। ये जनजाति वाला होगा, तो जनजाति में एक काम करना, एक कॉलम बना लेना कि जितने सीक्वेंस में याद करना कि 1774 में ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था। आप डायरेक्ट एक कोई विद्रोह को याद करोगे तो याद नहीं होगा, लेकिन अगर ईयर वाइज सीक्वेंस याद कर लोगे तो चीजें याद हो जाएगा। उसके बाद उसका नेतृत्व करता कौन था, उसको क्या नाम दिया गया था, उसका सिंबल क्या था, उस टाइम पे कौन राजा था, क्या उसका पर्पस था, किसने किसने सपोर्ट किया। 5-6 चीजें होती है और हर बार उसी से प्रश्न पूछता है। 9th, अब जैसे कि ये कूट वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये इसलिए पूछा था क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बोध घाट अभी अभी जस्ट हुआ है। अब इसमें आप ऑप्शन देखोगे, जैसे इंद्रावती नदी पर स्थित है, सबको पता है, ऑप्शन ए, थोड़ा सा ऊपर करिए, हाँ, ठीक है। अब इसमें ये देखिए, ऑप्शन ए सही है, आपको पता है, तो किसमें सही है, ए और सी। बी में देखिए ऑप्शन ए है ही नहीं, तो बी एलिमिनेट हो गया। अब इसका आंसर क्या हो सकता है, ए या सी, ठीक है।
अब सेकेंड जैसे है, आपको हो सकता है नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड भी इसलिए आया क्योंकि करंट अफेयर में था। पहले क्या था, 500 मेगावाट था, उसको कम करके 300 किया, तो ये पढ़ते तो पता रहता उस टाइम। मतलब ये पता चल गया कि कथन 4 है वो सही है। अब देखिए कथन 4 किस में सही है, ए और सी में। कथन 4 ए में तो है ही नहीं, सी में है। अब आप ये देखिए कि आपको सेकेंड, थर्ड और सेकेंड वाला पता भी नहीं है, फिर भी आपका आंसर लग जाएगा ऑप्शन सी। तो कूट वाले क्वेश्चन में यही होता है, आपको सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शन पता होने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक दो भी आपको पता रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा। बस कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मैं जितना पढ़ा हूं सब उतना ही पढ़े हैं, पहले ही बस आपको डरना नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो गया। मांदर किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? ठीक है, तो ये आप लोग को किसको किसको पता है कि तत्, वितत, घन, सुशीर क्या होता है? किसी को नहीं पता। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ना हर बार पूछते थे और हम लोग भी रटा करते थे कि ये घन है, सुशीर है, लेकिन वो याद नहीं होता, उसके लिए कॉन्सेप्ट की जरूरत है। तो नोट कर लीजिए, मैं बता देता हूं। जैसे कि तत् होता है ऐसा वाद्य यंत्र जो तंतु के सहारे बजाया जाता है। तंतु मतलब स्ट्रिंग, जैसे गिटार होता है, ठीक है, हाँ तार के सहारे, ऐसे जैसे बजाते हैं ना, एक तारा या फिर गिटार हो गया, वीणा हो गया, जिसमें स्ट्रिंग होता है, उसको तत् वाद्य यंत्र बोलते हैं। ठीक है, तत् जो ऐसा वाद्य यंत्र जो तंतु के सहारे या स्ट्रिंग के सहारे बजाया जाता है। उदाहरण आप गिटार लिख सकते हैं, लेकिन ये गिटार नहीं पूछेगा, वो छत्तीसगढ़ी का वो भी पूछेगा ना, जो भी है। जैसे तंबूरा है, छत्तीसगढ़ी में उदाहरण लिख सकते हो तंबूरा, तत् हो गया। अब वितत, ऐसा वाद्य यंत्र जो सामान्यतः लकड़ी का बना होता है या किसी धातु का भी हो सकता है, जो अंदर से खोखला होता है और बाहर चमड़ा मढ़ा हुआ होता है दोनों साइड, इसको वितत वाद्य यंत्र बोलते हैं। अब जैसे ढोल आप सभी ने देखा हुआ है, अंदर से खाली होता है और दोनों साइड चमड़ा मढ़ा हुआ होता है, ये वितत हो गया। अब वितत दो प्रकार का हो सकता है, एक मुखी वितत और द्विमुखी वितत। एक होता है जैसे नंगाड़ा है, नंगाड़ा के दोनों साइड नहीं होता, एक साइड होता है, हम बजाते हैं, ये एक मुखी वितत हो गया। ठीक है, अब द्विमुखी वितत कौन सा हो जाएगा? ढोल, दोनों साइड उसका बजाने का होता है, ये वितत वाद्य यंत्र हो गया। तो मांदर आपने देखा होगा, तो क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? वितत। ठीक है, और फिर उसके बाद घन। घन क्या होता है? यह लकड़ी या धातु का बना हुआ होता है, जिसे आघात के सहारे बजाया जाता है, घन हो गया। अब इसका उदाहरण क्या है? घंटी, मंजीरा, ये सारी चीजें घन में आ जाएगा। फिर सुशीर, यह अंदर से खोखला होता है, जिसे फूंक कर बजाया जाता है, जैसे बांसुरी हो गया, शंख, ये सुशीर वाद्य यंत्र में आ जाएगा। तो सुलूड हो गया, छत्तीसगढ़ में बावंसी बोलते हैं, मुंगरी होता है, नेफरी, करनाल, ये सारी चीजें सुशीर में आ जाएगा। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किन किन दो खो खो खिलाड़ियों का चयन नेशनल ट्रेनिंग कैंप के लिए किया गया? अब ये प्योरली करंट अफेयर का पढ़ा होगा तो बनेगा नहीं, तो इसमें कोई गेस नहीं लगता। इसको पढ़े हो तो अटेम्प्ट करो, नहीं है तो आगे बढ़ो। मुझसे क्वेश्चन नहीं बना था पिछले बार भी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, कन्वेंशनल क्वेश्चन है नहीं। चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसमें हम लोगों ने रमेंद्र नाथ मिश्र सुना हुआ है। ठीक है, अब दूसरा अभी आप लोग बता पा रहे क्योंकि लास्ट ईयर आया और अब बुक में अपडेट कर दिया होगा अभी, तो आप लोग को लगा होगा पहले भी दिया था। ऐसा नहीं होता है, इन लोग क्या करते हैं, जैसे जो क्वेश्चन आता है अपडेट कर देते हैं, और जब हम लोग बुक पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चन इसी बुक से आया है, तो ऐसा होता नहीं है। तो लास्ट ईयर तक ये क्वेश्चन किसी बुक में नहीं था। तो रामेंद्र नाथ मिश्र हमने सुना हुआ था। अब ए और बी हो सकता है इसका आंसर, लेकिन भगवान सिंह बघेल और कामले दोनों का नाम नहीं था। तो अब ये ऊपर इसके आपके ऊपर है, दो ऑप्शन है, इसमें आप रिस्क ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। अगर आपको एक का भी नाम थोड़ा सुना हुआ लग रहा है, शायद भगवान सिंह बघेल का नाम मैंने कभी सुना है, ऐसा अगर आपको लगे तो ऑप्शन बी में टिक कर सकते हो, नहीं तो छोड़ के आगे निकल जाइए। और दूसरा एक चीज बताऊंगा, जैसे कि 10-10 क्वेश्चन में ना आप डिसाइड कर लीजिए सर्कल करना करके। सर्कल आप हर क्वेश्चन के बाद करोगे तो टाइम टेकिंग होता है बहुत ज्यादा, और कभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन से के बाद जब आप सर्कल करोगे तो मिस्टेक्स हो जाते हैं। जैसे आप कई लोग क्या करते हैं 50 क्वेश्चन या सीधा 100 के बाद सीधा सर्कल करने, तो उससे क्या होता है बी का आंसर आप 3 में लगा, सी में लगा देते हो, सी का डी में,
तो बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है, वो गलती मत करना। आप 5 या 10 डिसाइड कर लीजिए, 5-10 क्वेश्चन जैसे ही अटेम्प्ट किए फिर वहीं पे सर्कल कर दीजिए। तो इससे क्या होता है, एक तो कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कई लोग जैसे पूरा सॉल्व होने की बात करते हैं तो हड़बड़ी हो जाता है कि 1.5 घंटा हो गया, मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं बना है। तो वो गलती मत करिएगा। 5-5, 10-10 क्वेश्चन का डिसाइड करिए और उसके बाद उसको सर्कल करते रहिए। और ऑफलाइन एग्जाम दिलाइए, तो उससे आपको सर्कल करने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये तो कई बार क्या होता है, हमको आंसर आता रहता है लेकिन सर्कल हम गलत कर देते हैं, और वहां पे एग्जाम हॉल में हमारे कोई ऑप्शन नहीं होता है कि उसको आप मिटा सके, कुछ करें। और वो अगर आपका 1 मार्क्स से प्री निकल जाता है, तो अगर रुक जाता है तो आप साल भर अपने आप को कोसते रहते हैं, अगर मैं वो सर्कल ठीक कर देता तो ये वो करके। तो इसलिए वो गलती बिल्कुल मत करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सकता है सर्कल लगाने का वो करिए। ठीक है। 12th, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, चकमक अभियान और सजग अभियान। अब जैसे कि आपको इसका पर्पस अगर पता होगा कि ये अभियान जब हुआ था तो ये आंगनबाड़ी से संबंधित है करके, तो अब करंट अफेयर में जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे ये दिखा है कौन से विभाग से संबंधित है, लेकिन आपको ये पता है कि आंगनबाड़ी जो होता है महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंदर आता है। तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, अगर आंगनबाड़ी इस विभाग से है तो ये विभाग, ये अभियान उससे रिलेटेड होगा। तो आपको हर बार डायरेक्ट आंसर नहीं पता होगा, लेकिन आपको कनेक्ट करना है कि ये इससे फिर वो उससे कनेक्ट करके, तो उससे आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, ठीक है। कथन एक, कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है, सबको पता है राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि उसमें एक गलत है। अब 1, 2, ए, बी और डी बचा। अब कांगेर घाटी एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो नहीं है, तो ये सही है। ऑप्शन बी भी सही हो गया इसका। आ, तो ये बी भी गलत हो गया, ए बचा, और हाँ सी भी गलत हो गया, डी बचा। ठीक है। अब सी भी सही है, तो सिर्फ ए बचा इसका, कि 1, 2, 3 सभी सही है। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हुआ, पीएससी इसका आंसर गलत लिया है। पीएससी इसका आंसर शायद सी लिया है। 1 और 3 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। तो पीएससी से ऐसे मिस्टेक्स होते हैं। वो मिस्टेक क्यों हो सकता है, क्योंकि इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था लेकिन वो कभी भी अस्तित्व में नहीं आया। हाँ, तो हो सकता है उसके पास आउटडेटेड इंफॉर्मेशन हो, एग्जामिनर के पास जो भी हो, तो ऐसे मिस्टेक्स हो सकते हैं। इस चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि 1-2 मिस्टेक्स हमेशा रहेंगे, लेकिन आपको सही चीजें याद रखनी। ये नहीं कि अगर इसने ले दिया बायोस्फीयर रिजर्व है तो आपको वही पढ़ते रहो। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है लास्ट ईयर अगर पीएससी कोई आंसर लिया है तो नेक्स्ट ईयर भी वही आंसर लेगा। पीएससी अपने आंसर चेंज करता है, तो आपको हमेशा सही फैक्ट पढ़ना है। ये नहीं कि पीएससी ये लिया तो यही पढ़ो, ये रिजर्व नहीं है तो नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका आंसर, जैसे कि प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासक थी। अब आपको ये पता है पहली है, तो ये गलत हो गया आपका। तो ए गलत हो गया, सी गलत हो गया। अब 2, बी और डी बचा। अब प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक सन 1916 में हुआ था। अब ये इन्फॉर्मेशन जनरली सबको नहीं पता होता है, और उसकी उम्र 12 साल थी, ये भी किसी को नहीं पता होता है। अब जरूर पता होगा क्योंकि बुक में लिखा होगा, लेकिन पहले नहीं पता थी ये चीज। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ सकते हैं इसको क्लियरली। ठीक है। अब आप ये देखिए, हम लोग इतना क्वेश्चन सॉल्व किए, एक भी क्वेश्चन में हमने ये सोचा कि कट ऑफ कितना जाएगा, हमको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, नहीं सोचा ना। वैसे ही हम लोग को एग्जाम हॉल में करना है, जो क्वेश्चन बन रहा है बनाइए, नहीं बन रहा है मत बनाइए। बिल्कुल उस टाइम पे ये मत सोचिए कट ऑफ कितना जा रहा है, कितना अटेम्प्ट करना है। आप लोग भी यही करते होगे, लेकिन अभी पूछते हो कि कट ऑफ कितना जाएगा, कितना अटेम्प्ट करना है। वो गलती मत करिए। कुछ भी हो सकता है, कट ऑफ कितना भी कम जा सकता है, कितना भी ज्यादा जा रहा है। सिंपली जो बन रहा है बनाओ, नहीं बन रहा है छोड़ो और आगे बढ़ो। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये बहुत इजी क्वेश्चन, महानदी का मैदान, मतलब कोई पीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहा है तो ये बना लेगा। लेकिन इससे ये पता चल रहा है कि आपको सारी चीजें पढ़ना है। महानदी का मैदान, उत्तर का पहाड़, दक्षिण का पठारी एरिया, और उसके बारे में सारी चीजें कि वो कौन कौन से जिले में आता है, उसमें से कौन सी नदियां गुजरती है, उसका एवरेज हाइट कितना है, वहां पे कितना रेनफॉल होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। फिर वहां पे कौन कौन से रॉक्स पाए जाते हैं, कौन सा सॉइल पाया जाता है, कौन सी फसल होती है। मतलब एक क्वेश्चन से आपको वही रुकना नहीं, उससे सोचते हैं सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड। ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है। नेक्स्ट, कुरुसपाल शिलालेख, इस सोमेश्वर देव प्रथम।
लेकिन आपको ये सोचना है कुरुशपाल शिलालेख इस बार पूछा है, अगले बार कोई और शिलालेख पूछ सकता है। मतलब जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में जितना शिलालेख है, कुरुशपाल हो गया, पोड़ागढ़ अभिलेख हो गया, बिलाईगढ़ अभिलेख हो गया, रिद्धिपुर, केसरी बेड़ा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आया भी होगा कभी। तो मतलब शिलालेख आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, किसी के भी हो। और कभी हो सकता है कि इसको स्टेटमेंट में पूछ दिया कि इस राजा के संबंधित क्या क्या चीजें सही हैं, स्टेटमेंट में यही पूछ सकता है। चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया? पांडुवंश। चित्रांगदपुर सिरपुर को बोलते थे, सिरपुर इनकी राजधानी थी। मतलब आपको सारे राजवंश की राजधानी याद करना है। और क्या क्या क्वेश्चन पूछता है? पहला राजा कौन था, किसने उसकी स्थापना की, किसको मुख्य संस्थापक मानते हैं, अंतिम राजा कौन था, कौन सबसे प्रतापी राजा था। फिर अगर किसी ने कुछ मंदिर बनाए हैं तो ये किसको उपाधि किसको मिली थी, जैसे महाशिवगुप्त की उपाधि किसकी मिली थी, परम भागवत की उपाधि किसको मिली थी, ये सारे क्वेश्चन पूछता है। शिलालेख से कभी क्वेश्चन ये पूछ देगा कि सबसे ज्यादा शिलालेख किसके मिले थे, ठीक है, और या फिर इस जगह पे किसके शिलालेख मिले थे, और 21,000 गांवों का स्वामी किसे बोला जाता है, मोदा ताम्रपत्र कितना। मतलब ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ जाएंगे। आप 7-8 साल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको हर चीज समझ आ जाएगा कि क्या क्या। उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछता है पीएससी, और उससे बाहर का जो पूछेगा वो तो ऐसे किसी से नहीं बनेगा। तो आपको हमेशा फोकस ये करना है जो सबसे बन रहा है वो मुझसे भी बनना चाहिए, और जो किसी से नहीं बन रहा है वो ऐसे ही नहीं बनेगा। रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? लास्ट था रघुनाथ सिंह। तो आपको इससे ये पता चला कि जो कलचुरी जो राजा थे, सबके बारे में आपको 5-5, 6-6 फैक्ट पता होना चाहिए कि किसके राज्यकाल में किसका आक्रमण हुआ, किसमें विद्रोह हुआ, किसके टाइम पे मंदिर, यहाँ का मंदिर बना, किसने क्या राजधानी बनाई। मतलब सारी चीजें ये क्वेश्चन पूछता है बार बार पीएससी, तो वो चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। हाँ, जीर्णोद्धार किसने करवाया? वो 3 राजा ने बनवाया था, फिर 3 ने, वो सर ने बताया होगा उसको रिवर्स करने करके ट्रिक बताया होगा। अब ये क्वेश्चन जैसे पूछ रहा था, एक बार यही क्वेश्चन पूछा था कि पहला डेप्यूटी कमिश्नर कौन था। अब उसके पास क्वेश्चन नहीं बचा था तो वर्ड बस बदल दिया, सेम क्वेश्चन पूछा, ठीक है। 1855 में कौन था, कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं है। तो पीएससी यही करता है, सेम क्वेश्चन को वर्ड बदल देगा। जैसे आप लोग कई बार करते हो ना, सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से मुझसे पूछते हो, आंसर सेम होता है, वही चीज पीएससी भी करता है कि क्वेश्चन वर्ड बदल बदल के पूछेगा। तो मतलब सारे इसमें 1800 के बाद के तो आपको सारे ईयर का पता होना चाहिए कि किस टाइम पे क्या आक्रमण हुआ था, धमधा विद्रोह, तारा विद्रोह, तारापुर, जो भी है वो सारी चीजें आपको ईयर वाइज पता होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। किसके टाइम पे डेप्यूटी कमिश्नर वाला चालू हुआ, तहसीलदारी सिस्टम कब चालू हुआ, पहला तहसील कौन बना, फिर ठीक है, झंडा सत्याग्रह। बोला ना, ईयर ईयर पूछता है। मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा आपको ईयर पता होना चाहिए। अब इसमें यह है कि आपको डेट पता है, जैसे ईयर पता है कि 23 सबको पता है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक ये होता है 1 जनवरी की 23 मार्च। अगर आपको याद है तो इसको अटेम्प्ट करिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए ऐसे क्वेश्चंस को। इस पे रिस्क मत लीजिए। अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि मार्च के आसपास था तो अटेम्प्ट करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नहीं नहीं में 3-4 बार पूछा है। क्या हर बार कैसे प्रश्न बदलते हैं? दुर्ग में किसने किया था, बिलासपुर में किसने किया था, रायपुर में किसने किया था, रायपुर के गांधी चौक में, नागपुर में किसने किया था। बस शब्द बदल देता है, बाकी प्रश्न वही रहता है। मतलब आप लोग को खुद समझ आ रहा होगा, पीएससी कोई भी नया प्रश्न नहीं पूछता है, स्पेशली ये छत्तीसगढ़ पोर्शन से वही वही प्रश्न को घुमा घुमा के पूछता है। अब इसमें अगर आपको पता भी नहीं होता तो आप ये लॉजिक लगा सकते थे, दुर्ग से कौन था, घनश्याम को, बाकी सब दूसरे सिटी से था। तो आपको नहीं भी पढ़े होते तो आप बता सकते थे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप ये सर ने रटाया होगा कि दुर्ग से कौन कौन है, बिलासपुर से कौन कौन है, रायपुर से, उससे भी आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप नहीं भी पढ़े रहोगे तो। अब ये जैसे असहयोग आंदोलन के दौरान किसने किस उपाधि का त्याग किया था? नागेंद्र नाथ ने राय बहादुर टाइटिंग। तो इससे आपको ये सोचना है कि राय साहब की उपाधि किसने त्यागी थी, राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागी थी, खान खान बहादुर का भी कुछ और था ना, खान बहादुर का किसने, ये पता चल गया। उसके बाद फिर ये कि रायपुर से नेतृत्व किसने किया था, बिलासपुर से किसने किया था, ये सारे क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर उसके बाद स्कूल का आया था कि राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किसने की थी, बिलासपुर में किसने की थी, रायपुर में की थी। फिर एक क्वेश्चन आया था कि राव भाटा मैदान में, डेट पूछ लिया था कि 7 अक्टूबर से 15, डेट मैं श्योर नहीं हूँ, डेट देख लीजिएगा। फिर अछूतोद्धार के लिए आंदोलन हुआ था और शराबबंदी के लिए आंदोलन हुआ था। तो ये एक क्वेश्चन से आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी, इससे ये क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी हुआ है, ठीक है। मिट्टी वाला क्वेश्चन हो गया, तो आपको हर मिट्टी के बारे में आपको मैप दिखना चाहिए छत्तीसगढ़ में जब आप मिट्टी पढ़ रहे हैं। तो मध्य छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी मिलती है,
उसके थोड़ा नीचे जाएंगे लाल रेतीली मिट्टी, मतलब मैं बोल रहा हूँ तो आपको लोग को विजुअलाइज हो रहा होगा ना। उससे नीचे चले जाओगे दोरसा मिलता है, ऊपर में लेटेराइट मिलता है। तो वो चीजें याद रहनी चाहिए। फिर वो एरिया पूछ हो गया, उसके बाद वो कैसे बनता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसमें कौन कौन सी फसल होती है, उसका स्थानीय नाम। पता नहीं कैसे लिया था, लेकिन मुझे भी ये चूना पत्थर लगा था, बट ग्रेनाइट सीट से लिया था, तो अब याद कर लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, लेकिन आपको जैसे चूना पत्थर पता है तो मैं अटेम्प्ट किया था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो सकती है ऐसे क्वेश्चंस में। और उसके बाद स्थानीय नाम पूछता है, तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि किससे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, वही रिपीट। अब स्थानीय नाम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ऊपर करिए। अब राष्ट्रीय वृक्ष पूछा है, तो इससे क्या पता चला आपको, पूरा वृक्ष जो फॉरेस्ट वाला पूरा पढ़ना है अच्छे से। जैसे कि 6 ठो टोटल 13 राष्ट्रीय वृक्ष होते हैं, उसमें से 6 ठो छत्तीसगढ़ में मिलता है। 6 में से कौन कौन था, साल, सागौन, साजा, बीजा, शीशम, खैर, वो याद रखना है, ठीक है। तो ये तीनों आप देखोगे ए बी सी तीनों सही है, डी आंसर है। फिर इससे ये क्या हुआ, ये तो मुख्य वनोपज हो गया। फिर दूसरा होता है गौड़ वनोपज। फिर गौड़ वनोपज में कितने वनोपज की खरीदी छत्तीसगढ़ में हो रही है, वो हर साल चेंज होते रहता है, वो आप देख लीजिए। अभी शायद 52 है ना, हाँ 52 है, वो देख लीजिए। उसके बाद उसकी खरीदी किस दर पे हो रही है, जैसे तेंदुपत्ता का बढ़ाया है, वो देख लीजिए। फिर तेंदुपत्ता का शेयर छत्तीसगढ़ में कितना परसेंट है, पूरे इंडिया का 17% है। फिर कभी उसके बाद बांस वन का कितना शेयर है। कभी ये पूछेगा कि कौन प्रकार, किस प्रकार के वन का शेयर सर्वाधिक है, तो मिश्रित प्रजाति का है। फिर साल, सागौन जो भी है। और फिर उसके बाद जो उसका वर्गीकृत में जो है किस तरीके से किया गया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नॉन क्लासिफाइड, उसका परसेंटेज पूछता है, कौन से जिले में सबसे ज्यादा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको अब सॉल्व कर लेंगे। अब ये जनसंख्या वाला, सर ने बताया होगा कि जनसंख्या का क्वेश्चन 2 बार सबसे ज्यादा पूछता है। जब उसके आंकड़े आते हैं तब पहली बार पूछता है, और जब खत्म होने वाले होते हैं तब पूछता है। तो अभी इसका क्वेश्चन पूछेगा। अब दूसरा चीज ये है कि हम लोग को डाउट होता है कि 18 जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ना है या 27 जिलों का। 28 जिलों अभी हो गए, तो हमको 18 जिले के हिसाब से पढ़ना है और 28 के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि आपने संविधान में पढ़ा होगा जनसंख्या, जनगणना जो होता है वो संघ सूची का विषय है, ठीक है। तो संघ ने कब करवाया था, 2011 में। उसके बाद के जो भी आंकड़े हैं राज्य के हैं, तो राज्य की इसकी कोई अधिकारिता नहीं है इस संबंध में। तो जो 2011 में जो जनगणना हुआ था वही आधिकारिक आंकड़े हैं, तो वो 18 जिले के हिसाब से है। पिछले बार भी कुछ पेपर पूछा था, उसमें 18 जिले के हिसाब से पूछा था, तो इसलिए आपको 18 जिले वाले चीजें भी याद रखना है। ज्यादा याद नहीं करना कौन सा हाईएस्ट है कौन सा लोएस्ट है। अब लेकिन ये सारी चीजें एग्जामिनर को पता भी होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो वो 27 जिले के भी हिसाब से पूछेगा, तो आपको वो भी नहीं छोड़ना है। तो आपको 18 जिले के हिसाब से भी करना है, और अभी का जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग भी करना है। सेकेंड थर्ड आपको याद नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट याद कर लीजिए कि नगरीय जनसंख्या में प्रथम कौन सा है, ग्रामीण में कौन सा है, साक्षरता में प्रथम कौन सा है। ऐसे जो भी डेटा है उसका फर्स्ट और लास्ट याद कर लीजिए, दोनों का एक एक चीज। अब ये देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आपको पॉइंट के बाद की चीजें याद नहीं रखना है, आपको एटलीस्ट ये बस याद रखना है कि 22-21% के आसपास था। तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा, 45 है, 18 है, 4 और 22, तो इससे कोई गलती नहीं होगी। लेकिन जब हम पॉइंट में याद करते हैं तो गड़बड़ क्या होता है, जैसे कि अगर 22.18 है आंसर में, किसी का आंकड़ा है, और दूसरा ऑप्शन है 18.22, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वो 18 या 22 है करके। इसलिए मैं कभी भी पॉइंट की बात की चीजें याद नहीं रखता हूँ। तो 22 बस याद कर लीजिए, उसके आगे की चीजें याद मत करिए। वैसे बजट पढ़ते हैं या कुछ भी डेटा पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल में मत पढ़िए, जैसे कि 74,000 है, 18,000 है, ऐसे याद करिए। उसके बाद की चीज याद करेंगे तो एक तो याद करने में दिक्कत होगा, और दूसरा एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन होगा। तो अभी ये ऐसे ऑप्शन दिया तो बन जाएगा। अगर उदाहरण के लिए अगर दिया रहता 22.59, 22.69, 22.49, तो ये क्वेश्चन जो पढ़ के आ रहा था ना उससे भी नहीं बनता, क्योंकि ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो जाता। तो इसलिए ज्यादा डिटेल में मत जाइए। और दूसरा क्या करिए, बहुत सारे ऑप्शन में ना ऑप्शन मत देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद मन में सोचिए कि इसका क्या आंसर है। क्योंकि मुझसे भी गलती हुई थी, जैसे कि एक बार पूछा था कि कौन कौन सी जनजाति इसमें विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो हमको आंसर पता होता है, लेकिन कई बार क्या होता है ऑप्शन जैसे ही हम लोग देखते हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ऑप्शन मत देखिए, पहले क्वेश्चन से ही मन में आंसर सोचिए, उसके बाद देखिए वो आंसर जो है इस ऑप्शन में दिया है कि नहीं, उसको लगाइए। जैसे इसमें तो आपका बन जाएगा, लेकिन अगर वो पॉइंट में करीब करीब दिया होता ना तो आपको पता होने के बाद भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर पहले ही सोच लीजिए ऐसे क्वेश्चंस का। अब ये जैसे मैंने बोला मिट्टी का जो स्थानीय नाम है, पूछ दिया सेम क्वेश्चन, तो आपको सारी मिट्टी का स्थानीय नाम पता होना चाहिए, किसका मटासी है, किसका कन्हार है, ये
दोरसा बोलते हैं, काली मिट्टी और पीली मिट्टी का मिश्रण। तो ये हो गया, मतलब ऐसी 3-4 फैक्ट हैं और वही क्वेश्चन घुमा घुमा के बार बार पूछता है। इसका मन करेगा तो कभी उसमें स्टेटमेंट में पूछ देगा कि छत्तीसगढ़ में इतना % में पाया जाता है, इस जिले में ये मिट्टी पाई जाती है, इसका स्थानीय नाम ये है, इसमें ह्यूमस पाया जाता है। तो क्वेश्चन अपने आप कठिन लगने लगेगा। तो जब कठिन करना होता है हम लोग वही करते हैं, स्टेटमेंट में इसी को पूछ देगा और हम लोग को आदत नहीं है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आता है तो ठीक है, नहीं तो इसमें कोई वो नहीं है। तो ये देखिए कि अवार्ड पूछा है, तो छत्तीसगढ़ को जितना अवार्ड मिलता है जिसमें एटलीस्ट अगर फर्स्ट या सेकंड है, उस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछता है। स्वच्छता में जैसे अभी लगातार अवार्ड मिल रहा है, स्वच्छता में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है, कौन से शहर को अवार्ड मिला है, इस शहर को कितना अवार्ड मिला है, छत्तीसगढ़ को टोटल कितना अवार्ड मिला है। फिर उसके बाद पंचायत में बहुत सारे पंचायत को मिलता है, वो सब देख लीजिए। मतलब अवार्ड्स वगैरह जो भी है वो क्वेश्चन पूछता है हर बार। अब ये अगर आप पढ़े भी नहीं होगे तब भी आप अंदाज लगा सकते हो कि कौन सी कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। बस्तर और उत्तर दोनों पहाड़ी एरिया है, और पहाड़ी एरिया और वनस्पति भी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वहां पे पानी ज्यादा गिरेगा। नहीं भी पढ़े हो तो आपको पता चल जाएगा छत्तीसगढ़ मैदान में इसका आंसर है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बन सकते हैं। तो इससे ये पता चला कि कृषि जलवायु क्षेत्र ये टॉपिक आपको पढ़ना है। तो इसमें 3 उसमें डिवाइड किया है, उत्तर और छत्तीसगढ़ का मैदान और बस्तर का पठार। अब तीनों का एरिया बताएगा, इतने इतने एरिया में फैला हुआ है, ये क्वेश्चन कभी आ सकता है। और उसका कितने सेंटीमीटर का औसत वर्षा होता है ये आ सकता है। इसमें कौन कौन से फसल होते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का जो मैदान है यहाँ पे धान वगैरह होता है, लेकिन उत्तर दक्षिण में कोदो कुटकी होता है, ये क्वेश्चन कभी पूछ सकता है। वाक्यों पर सही उत्तर चिन्हित करिए। छत्तीसगढ़ में अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी मानसून हवा द्वारा वर्षा होती है। अब ये गलत है, लेकिन इसको सही आंसर लिया है, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि आप देखेंगे ऑप्शन ए इसके अकॉर्डिंग गलत है, ठीक है। सेकंड देखेंगे छत्तीसगढ़ की अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत है, ये भी गलत है। ए और बी फर्स्ट और सेकंड गलत है। अब ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें ए और बी गलत है। तो अब ये समझिए, या तो हो सकता है उसी टाइम आप सोच सकते हो कि इसमें तो क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम माइनस जो 0.66 होता है वो तो आप बचा सकते हो। तो आप जब देख रहे हैं यहाँ पे ए और बी दोनों गलत है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप सीधा छोड़ दीजिए, रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट। तो अगर आयोग गलत आंसर भी लेगा तो आप तो सेफ साइड में रहोगे ना, क्योंकि 0.66 आपका गलत भी नहीं होगा और बोनस भी मिल जाता है इसमें। अब ये छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि उत्पादन की वृद्धि दर। अब ये एकदम फैक्चुअल है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में याद है तभी लगाइए, नहीं है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता है। और इवन अगर आप पढ़ के भी जा रहे होगे तो 15-16 है या 16-17 कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को एकदम 100% श्योर हो तो लगाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब जैसे इकोनॉमिक सर्वे में आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है, ठीक है। पहले आप पढ़िए कि ग्रोथ रेट कितना है छत्तीसगढ़ का भी इंडिया का भी, ग्रोथ रेट कितना % है। अब उसका एक बार ट्रेंड देख लीजिए, 2014-15 से दिया होगा या 12-13 से, सारे ईयर का कितना है छत्तीसगढ़ का ओवरऑल ग्रोथ रेट, ठीक है, ये देख लीजिए। फिर औसत ग्रोथ रेट कितना है वो देख लीजिए। फिर सेक्टर वाइज देख लीजिए, कृषि का कितना है और सेवा का कितना है, उद्योग का कितना है, तीनों का आप देख लीजिए। उसके बाद ये देख लीजिए कि सबसे, उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, हाईएस्ट किसका है, लोएस्ट किसका है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। हेलो। उसके बाद उसमें क्या कर सकता है कि सबसे ज्यादा उसके बाद कंट्रीब्यूशन पूछ सकता है, किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है और किसका कम है। फिर उसका कभी ट्रेंड पूछ सकता है कि कैसे किसका कम हुआ है किसका ज्यादा हुआ है। उसके बाद तीनों सेक्टर में पर्टिकुलर पूछ सकता है, जैसे कृषि के अंदर क्या होता है, वानिकी भी आता है, मत्स्य पालन भी आता है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, सबसे कम कंट्रीब्यूशन कितना है। एक तो ओवरऑल में पूछ सकता है और सेक्टर वाइज भी पूछ सकता है। ये सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में राज्य में कौन सा वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो ये आपको पता है तो लगाइए, नहीं पता है तो मत लगाइए ऐसे क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे देख के जरूर लगता है बस्तर होगा करके, लेकिन बस्तर को 2 भाग में डिवाइड हो गया है, बस्तर और कांकेर 2 वन वृत्त है, तो संभावना कम है कि वो है। तो आपको लगेगा फिर भी आंसर वो नहीं है, इसका आंसर बी है, सॉरी ए है, बिलासपुर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को तुक्का मत मारिए, अगर पता है तो लगाइए। अब इकलामा लौह अयस्क क्षेत्र किस जिले में स्थित है, कबीरधाम। इससे क्या पता चला
कि जो एरियाज हैं मिनरल्स एरिया, वो हर बार पूछ रहा है। ठीक है, इकलामा कभी पूछ दिया, कभी चेलिकलामा पूछेगा, राव घाट कहाँ पे है, जितना आयरन ओर का एरिया वो पूछेगा। कोल का है, कोल पूछता है हर बार कि तातापानी कहाँ पे है, शंकरगढ़ कहाँ पे है, कोरबा में जो दीपका कुसमुंडा, ये सारे क्वेश्चन। मतलब आपको सारे मिनरल्स का एक बार एटलीस्ट देखना है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? कोयला देख लीजिए आप, चूना पत्थर देख लीजिए, डोलोमाइट देख लीजिए, और उसका ना एक टेबल भी बना लीजिएगा कि किसका शेयर कितना परसेंट है। ये टेबल बना लीजिए, तब आपको याद हो जाएगा, प्रोडक्शन में भी और रिजर्व में भी, और इंडिया में उसका रैंक कौन सा है। दोनों आप चीज देख लीजिए। और ये रैंक और शेयर ना सारी मिनरल्स का मत देखिए, 4-5 का देख लीजिए। कोयला हो गया, लोहा, डोलोमाइट, टीन और बॉक्साइट, 4-5 का एक टेबल बना लीजिए, तभी आपको याद रहेगा। ऐसे अलग अलग याद करेंगे तो याद नहीं रहेगा। और सबके एरियाज कौन से हैं। उसके बाद कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट है, जैसे टीन कहाँ कहाँ पे मिलता है, सुकमा उधर मिलता है, ठीक है, कोरंडम कहाँ मिलता है, फिर हीरा कहाँ मिलता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर फिर से क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी। अब पुरुष साक्षरता दर, इसको सर ने याद करवाया होगा, 60-70-80 ऐसा करके। 60 महिला साक्षरता दर, 70 ओवरऑल और 80 पुरुष का। तो ये पता चल गया आपको। अब इससे क्या है कि साक्षरता छत्तीसगढ़ में पूछा है, कभी जिले के हिसाब से पूछ सकता है कि कौन से जिले का सर्वाधिक है, कौन से जिले में पुरुष साक्षरता दर है। मतलब जनगणना से 2 क्वेश्चन पूछा है, तो जनगणना इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट चल रहा है तो और जनगणना से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आप देख लीजिएगा। अब बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है। अब इसका अगर एलिमिनेशन मेथड से आप देखोगे, कटप्पा सेंट्रल छत्तीसगढ़ में मिलता है, गुड़वाना नॉर्थ छत्तीसगढ़ में मिलता है, विंध्यन भी कटप्पा के ही आसपास मिलता है। ऑप्शन बचा धारवाड़, धारवाड़ साउथ छत्तीसगढ़ में होता है, और धारवाड़ में ही वो मिलता है आयरन ओर। ठीक है, अब बीजापुर के आसपास वो आयरन ओर मिलता है, तो इस हिसाब से ये सही आंसर है। अब इसका आंसर है दक्षिण पश्चिमी मानसून, लेकिन फिर इसका आंसर गलत लिया है, तो इस क्वेश्चन का आप कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे क्वेश्चन हर बार गलत होंगे, आपको कभी भी ये फिर नहीं बोलना है। बहुत लोग बोलेंगे ये क्वेश्चन गलत ले लिया इसलिए मेरा कट ऑफ नहीं निकला, लेकिन आप ये सोचिए, ये क्वेश्चन का सबने दक्षिण पश्चिम मानसून मारा था। अगर इसका पीएससी गलत आंसर ले रहा है तो सभी का गलत हुआ, अगर सही लेता तो सबका सही होता। मतलब ये क्वेश्चन आपको इन्फ्लुएंस ही नहीं करेगा। पीएससी गलत आंसर ले रहा है फिर भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल 105 कट ऑफ गया, इसका आंसर सही लेता तो हो सकता है 107 कट ऑफ जाता और आप तब भी बाहर रहते। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन पीएससी गलत लिया इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हर बार 4-5 क्वेश्चन गलत लेगा, उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहिए मेंटली। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि 15 अभी जब 13 के बाद एग्जाम दिला लेंगे, उसके बाद 1 महीना तक यही हल्ला चलते रहेगा कि आयोग गलत लिया गलत लिया। वो हर बार गलत होगा, आप कोशिश करिए उससे आपको ज्यादा लेना है। ठीक है, अब ये एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितना राजस्व हुआ था। तो इसमें आप ये देख लीजिए, मुख्य खनिज से कितना मिला था, गौड़ खनिज से कितना मिला, ओवरऑल कितना मिला। तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना, आपको अपने आप समझ आ जाएगा इकोनॉमिक सर्वे से आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको किसी से नहीं पूछना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन आपने देख लिया, एक बार ट्रेंड पूछा है, एक बार खनिज राजस्व से कितना मिला ये आया है। थर्ड क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से पूछा है, छत्तीसगढ़ में मंडियों की संख्या कितनी है। आपको समझ आ गया क्या क्या पढ़ना है। ऐसे ही आप 12 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लोगे, आपको समझ आ जाएगा इकोनॉमिक सर्वे से क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आप जब पढ़ना चालू करोगे ना इकोनॉमिक सर्वे, आपको अपने आप समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिख रहा है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी केंद्र कितना है, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा। फिर उचित मूल्य की दुकान कितनी है शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, वनों का छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत है, कौन सा स्थान है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये जब आप इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ोगे तो अब आपको समझ आएगा। जब आप डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ आएगा कि क्या चीज पढ़ना है क्या छोड़ना है। लेकिन एक बार आप 7-8 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे ना, आपको अपने आप समझ आएगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। और उसमें एक चीज आप देखिएगा, कभी भी पढ़ते हो तो कौन सा क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है उस पर आपको फोकस करना है। कौन सा क्वेश्चन सिर्फ एक बार पूछा उसके पीछे नहीं भागना है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे में 2017 में क्वेश्चन पूछा था, मतलब बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछा था, ट्रेंड पूछ दिया था, पॉइंट पॉइंट में ऑप्शन दिया था। तो वैसे क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना, एक बार पूछा था जरूरी नहीं अब हर बार पूछे। आप ये देखिए ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछते हैं, इन चीजों पे आपको फोकस करना है। अब छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना किस तिथि को चालू होता है। इससे क्या पता चला कि जो भी करंट अफेयर की जो योजना है उसका डेट पूछता है 1 साल तक का, और जो पुराने योजना है उसका ईयर पूछता है कि कौन सा योजना 2005 में चालू हुआ, कौन सा 6 में। वो आपको याद करना है, और इसका याद करने का भी यही तरीका है। आप डायरेक्ट योजना से डेट याद करेंगे ना, नहीं याद होगा। एक सीक्वेंस बना लीजिए कि 2005 में ये हुआ, 6 में ये हुआ, 7 में हुआ। सर वैसे ही पढ़ाए होंगे शायद आपको, तो उससे चीजें याद हो जाएंगी। और जो पिछले
1 साल का योजना है उसको डेट से याद कर लीजिए, 1 जनवरी को ये था, 2 जनवरी को ये था, ऐसे सीक्वेंस में याद कर लेंगे ना, वो याद हो जाएगा। अब ये भी सबको पता ही है कि उसका टाइटल मतलब योजना से लगातार 2 क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना योजना है उसका डेट, उसका प्रावधान क्या है, कौन से विभाग के अंतर्गत आता है, ये सारी चीजें आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट, ये देखिए फिर इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। कृषि उपज मंडियां कितनी है 69। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है उप कृषि उपज मंडियां कितनी है 118। तो अपने आप आपको पता चल जाएगा, नेक्स्ट टाइम आप जब भी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेगा आपको अपने आप ना ये चीजें हाईलाइटेड दिखेगी। अभी आप नॉर्मली देखेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या पढ़ना है कैसे करना है, लेकिन ऐसे इस तरीके से पढ़िएगा। अब ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली वर्षा कौन है, तो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं लू। डोकू विवाह किस जनजाति में, इससे ये पता चला कि विवाह विवाह हर बार पूछता है, प्री में भी पूछता है, मेंस में भी पूछता है, क्वेश्चन तक रिपीट कर देता है मतलब। तो इससे आपको ये देखना है कि कौन सी जनजाति में कौन कौन से विवाह होता है, उसको क्या नाम देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ लोक साहित्य का अध्ययन, ये एकदम नया क्वेश्चन था, किसी को नहीं पता था, तो इसमें आप कुछ गेस भी नहीं कर सकते, तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट छोड़ सकते हैं। इसका आंसर दयानंद शुक्ल लिया था शायद, ठीक है, दयाशंकर शुक्ल ना। हाँ, बहुरा चौथ। अब मैं बोला था तिथि पूछता है, तिथि आप पढ़ सकते हो, लेकिन अब इसमें यह है कि कंफ्यूजिंग है, भादो का ही 2 ऑप्शन दिया, क्वार का भी। तो आप एकदम श्योर शॉर्ट हो कि पता ही है ये आंसर है तो इसको लगाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अखम सॉन्ग, तो इससे ये कि जनजातियों का कौन कौन सा नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा की जाती है, कौन सा त्योहार मनाया जाता है, कौन सी बोली बोली जाती है। अब बोली में भी आप देखेंगे 2-3 क्वेश्चन बार बार पूछता है, जो हम लोग सोचते हैं उत्तर की जनजाति का सब एक होगा, लेकिन उराव की अलग है, नीचे आप देखेंगे हलबा का अलग है। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछते हैं जो कंफ्यूजिंग टाइप का हो। युवाग्री, मतलब आपको युवाग्री सारी पता होनी चाहिए, बिरहोर का कौन सा है, मुड़िया का कौन सा है, उराव का कौन सा है, एक ये हो गया। फिर उसके बाद जो बुक लिखी गई है जनजातियों के लिए, एस.सी. राय की जो बुक लिखी हुई है, वेरियर एल्विन की, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। भरतरी गायन, जितने लोकगीत हैं ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि उसका भरतरी हो गया, ढोला मारू, लोरी चंदा, ये कौन से अवसर पे गाए जाते हैं, या इसका संगीतकार कौन है, गीतकार कौन है, इसमें इसका विषय क्या होता है। जैसे भरतरी में भरतरी और रानी पिंगला का है, ऐसे इसका विषय क्या है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकगीतों का राजा, ये सबको पता ही होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में ये जैसे अंडरलाइन किया है, मैं बोल रहा था ना, तो इसमें हमेशा अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे जगन्नाथ प्रसाद भानु अंडरलाइन कर लिए, आपको पता होगा। उसके बाद सेकेंड अंडरलाइन कहां पर था ना, प्रथम। अगर हम अंडरलाइन नहीं करेंगे तो हम जगन्नाथ प्रसाद भानु की कोई रचना ढूंढेंगे, और अगर हमने इसमें से एक ही कोई पढ़ा हुआ है तो जो भी हो उसमें टिक लगा देंगे, यही गलती होता है। लेकिन जब हम प्रथम में देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि प्रथम शायद नहीं पता, क्योंकि प्रथम द्वितीय ऐसा कोई भी नहीं पढ़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए आप, एटलीस्ट नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा आपका। अब कौन सी जनजाति मूर्ति सरगुजा में, तो सरगुजा में मलार होता है, रायगढ़ में झारा होता है, और दक्षिण में गरवा होता है। तो आपको धातु कला के बारे में देखना है, इससे ये पता चल गया। तो ठीक है, हो गया। तो आज 50 क्वेश्चन करवाता हूँ। तो आपको इससे आपको कुछ फायदा हुआ? तो ऐसे ही आप अगर पिछले 7-8 साल का क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, पूरा आइडिया हो जाएगा। एक बार वो अच्छे सॉल्व कर लीजिए, सिर्फ आंसर पे फोकस मत करिए। कि अगर आप ऐसी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको हर टॉपिक समझ आ जाएगा, आप उसको नोट्स भी बना सकते हो कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक है जिसका क्वेश्चन कम आते हैं। जैसे आप नदियों का क्वेश्चन कम आ रहा है कई सालों से, आप देख सकते हो, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि उसका उद्गम कौन सा है। लेकिन लेंथ वगैरह का पूछ सकता है कि क्रम के अकॉर्डिंग जमाइए कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, और उसका 2 स्टैंडर्ड होता है, एक छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये क्वेश्चन वर्ड में खेलता है। ठीक है, तो और कोई डाउट है आप लोग को किसी?